वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की सीटेट की? सीटेट के बाद सितंबर या अक्टूबर, इन 2 महीनों में ही आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर सितंबर की डेट नहीं आएगी तो फिर अक्टूबर में आप लोगों का पक्का ये सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद फिर यूपीटेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। उसके बाद फिर प्राइमरी, जूनियर, ये सारी काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। इन लोगों इनके लिए भी आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। आप लोगों को एनसीईआरटी कैसी समझ में आ रही है? आप लोगों ने अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन भी किए। इन एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आप उसे घर पे पढ़िएगा, और अगर नहीं समझ आ रही है तो हमारी वीडियो समझने के लिए काफ़ी है। उसके साथ साथ आप लोग अपनी जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, 1 चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर हुए, 3 चैप्टर, अब तक के हमने 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। उसके बाद आप लोगों को अपने प्रीवियस पेपर उठाने हैं। आपको 4 या 5 साल के तो कम से कम निकालें, और जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही कम आप लोगों की गलतियाँ होंगी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाद हम लोग अपनी सीडीपी भी स्टार्ट करने वाले हैं, चाइल्ड पेडागोजी भी स्टार्ट कर देंगे उसके बाद। और वो तो हम लोग आप लोग एक राइटर्स यानी कि जो भी एक हुआ है टॉपिक, उसको बहुत आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 प्राइमरी के सेम आते हैं और 30 जूनियर वाले में भी सेम ही आते हैं। और वो आप लोगों को हर इसमें मिलेगा, चाहे वो केबीएस हो, डीएसबी हो, या फिर आप लोगों की यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग लाइक कीजिएगा, और अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है तो वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने पर आप लोगों को तुरंत अपनों को नोटिस मिल जाए, इसलिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी 7वीं क्लास की स्टार्ट कर दी थी कल। आज ये इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी पढ़िएगा इससे पहले, पढ़ने से पहले। यहाँ पे हमने क्या किया था कि करके देखिए। इसमें क्या था कि 3-4 साथी थे, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक समूह बनाया, और प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया, 4 से 5 गिलास लिए और उसमें तालिका में लिखी कुछ चीज़ें इकट्ठा की। अब इन्हें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पानी बताया था, क्योंकि जब वो चीज़ों को डालती थी तो उसने देखा कि जो चीज़ हल्की सी है वो ऊपर पानी के ऊपर तैरती रहती है, लेकिन जो चीज़ भारी है वो पानी में क्या करती है, डूब जाती है। लेकिन उसने फिर क्या किया कि जैसे उसने साबुन को पानी में डाला तो वो डूब गया, लेकिन अगर जब जिसमें साबुन रखते हैं साबुनदानी में, तो वो पानी के ऊपर क्या कर रही थी, तैर रही थी। लेकिन जब उसने साबुनदानी के ऊपर साबुन रखा तो साबुन भी तैरने लगा। तो वो क्या कर रही है कि कौन सी चीज़ पानी में घुल सकती है या फिर कौन सी चीज़ नहीं घुल सकती है, उन सब चीज़ों का इसने क्या किया कि 4 से 5 गिलास लिए और उसमें कुछ तालिका बनाई, उसमें कुछ सामान रखा, और ये देखा कि ये चीज़ घुलती है या फिर नहीं घुलती है। इस चैप्टर को आराम से पढ़ेगा, इसका हर एक चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें क्या है, नमक है, नमक क्या करता है, घुला है, नहीं घुला है, 2 से 3 मिनट रहने पर उसमें फिर क्या परिवर्तन हुआ। क्योंकि अभी हमने जब पढ़ा कि मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें व्यक्ति कभी डूबता नहीं है, क्योंकि इसमें पानी में जो नमक पाया जाता है वो उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी में आदमी तैरता रहता है, वो ऊपर ही रहता है, उसमें कभी पानी में डूबता नहीं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्या है, चॉक पाउडर, फिर है 1 चम्मच दूध, फिर है तेल। अब वो क्या कर रही है कि ये देख रही है। अब उसने क्या किया कि इसने देखा कि सब इसमें तेल सबसे ज़्यादा जल्दी घुलता है, नमक घुलता है, मिट्टी घुलता है, चौंक घुलती है, दूध मिलता है, नमक घुल जाता है। उसके बाद दूध उस पानी में क्या परिवर्तन हुआ, पानी भारी हुआ, हल्का हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे क्या करती है, देखती है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पे बताइए, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं दिख रहा, वो पानी में क्या इतना घुल गया? आप लोगों को क्या समुद्र में पानी में जब भी आप लोग गए होंगे वहाँ पे क्या आप लोगों को पानी में नमक इस तरह दिखाई देता है? तो ये पूछ रहा है कि अगर दिखाई दिया तो कहाँ दिखाई दिया, अगर नहीं दिख रहा था तो फिर कहाँ चला गया वो? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो फिर कहाँ है वो नमक? उसके बाद क्या, नमक और चॉक पाउडर के घोल में थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर क्या तुम किसी चीज़ से पानी को अलग कर पाओगे? अब ये कह रहा है कि क्या तुमने पानी में जिस चीज़ को घोला है, अगर आप लोग चीनी को पानी में घोल दोगे, उसके बाद अगर आप उसे कपड़े से छान रहे हो तो क्या चीनी बाहर निकल जाएगी? अगर वो उसमें घुल गई है तो चीनी बाहर कैसे निकल सकती है? कपड़ा छानने हो या फिर किसी से भी छान सकते हैं आप।
ये क्या है, टीचर संकेत है ये, इसको आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है ये एनसीईआरटी का। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे एक बच्चे का बेस भी तैयार होता है, उनको कि हमें किस तरीके से समझाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील और अघुलनशील नहीं कर सकते। वैसे भी इन शब्दों की यहाँ क्या ज़रूरत नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वह अवलोकन के लिए हिसाब से तालिका बनाए। हम इतने छोटे बच्चों को ये तो नहीं बता सकते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम इतने छोटे बच्चों को, क्योंकि ये घुलनशील है, घुलनशील ये क्या होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं, नहीं बता सकते, लेकिन उनको कुछ तालिका बना सकते हैं ताकि वो खुद पता करें कि नमक घुल रहा है तो पानी कैसा हुआ, दूध घुल गया तो पानी का कलर कैसा हो गया, क्या उसे हम कपड़े से छान कर अलग कर सकते हैं तो वो घुलनशील है या फिर नहीं है। हम उसको बाद में बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें उसको खुद करने देना चाहिए ताकि वो खुद देखे, उसका खुद ही प्रैक्टिकल करेगा। इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि बच्चों को खुद परिवर्तन करवाए, खुद उन पर प्रैक्टिकली रूप से करवाने की कोशिश करें। जितना वो उस चीज़ को खुद करेंगे उतना वो चीज़ें उनके लिए क्या हो जाएगी, एक तो वो उस चीज़ के लिए क्या रहेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे, घर पे भी जाएंगे, बताएंगे, अपने दोस्तों से भी बातचीत करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को समझाने के लिए। उसके बाद क्या है, आयशा और हामिद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हामिद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही है। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रहने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल सकता है या नहीं? आप लोगों ने देखा होगा कि क्या पानी तेल में घुल जाता है? मतलब क्या जो तेल आप डालोगे वो पानी में घुल जाएगा या फिर नहीं घुलेगा? ये सारी चीज़ें अगर आप वैसे बताओगे कि देखो बच्चों पानी में तेल घुल रहा है या तेल में हमने पानी डाला वो घुल गया, इसको हिला दिया, तो उनको समझ नहीं आएगा। अपने कितनी बार भी समझाओगे नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर आप उन्हें खुद बोलोगे कि देखो ये ऑयल है और ये पानी है, अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वे कभी नहीं घुलते, वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। उसकी तेल की कुछ बूंदें होती हैं जो ऊपर ही तैरती रहती है बूंदों के रूप में। तो वो अगर आप उन्हें खुद उनके सामने करवाएंगे या फिर आप उन्हें खुद बोलेंगे कि घर जाके आप लोग ये कीजिएगा, तो वो करेंगे उस चीज़ को और फिर बताएंगे कि नहीं ये इसमें घुल नहीं सकता, ये ऊपर ही पानी के ऊपर ही क्या करता है, तैरता रहता है। उसके बाद क्या हुआ, बूंदों की रेस। आयशा ने अपने टिफ़िन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास पानी की बूंद भी टपकाई और फिर शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफ़िन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे ही रह गई। तुम भी ये कर देखो कि किसकी बूंदें पहले पहुंचेगी, पानी की, मीठे की या फिर तेल की, और बताओ कि कौन सी बूंद सबसे आगे निकलेगी और ऐसा क्यों हुआ होगा। अब इतनी सारी हम इसमें कुछ ट्रिक्स वो होती हैं। अब हर चीज़ में अगर आप 6, 7, 8 में ऊपर भी जाएंगे तो वो हर चीज़ में क्या होता है, एक शब्दावली होती है। साइंस की अलग होती है, एसएसटी की अलग होती है। तो छोटे बच्चों को हम इतनी ज़्यादा अंदर नहीं बता सकते, लेकिन हम उन चीज़ों को ये ज़रूर बता सकते हैं कि पानी जल्दी जा रहा है, चीनी का घोल जल्दी जा रहा है या फिर देर जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, हम उनको बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अब यहाँ देखिए, पानी गया कहाँ। एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी, वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। थोड़ी देर में आकर देखा कि कुछ ही पानी बर्तन में रह गया। सोचो बाकी का पानी कहाँ गायब हो गया। फिर उसने बोला कि सोचो, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों सुखाया गया था। जब हमने इससे पहले वाला चैप्टर 4 पढ़ा था तब हमने बताया था कि इन्होंने आम पापड़ बनाया था और बाहर सुखाया था पेड़ के इस पे। तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें धूप में रख कर बनाई जाती है, ये भी चीज़ें हैं इसमें। उसके इससे क्वेश्चन पूछा गया, एक बार नहीं 2 से 3 बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये दांडी यात्रा है, क्या है ये दांडी यात्रा। यहाँ देखिए, यह घटना कब हुई थी, 1930 में हुई थी। भारत की आज़ादी से पहले कुछ सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से 4 ऑप्शंस बनाए गए थे। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया गया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। वो भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे करो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ा था।
इस बात को लोग बहुत ही क्या थे, नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उस पर बनाने की बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर कहाँ पे, यहाँ देखिए अहमदाबाद के डांडी के समुद्र तट के पास एक लंबी यात्रा और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर कैरियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप से पानी क्या करता है, सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं बन जाते हैं। अब ये देखिए, जब ये नमक का ढेर लगा हुआ है तो गांधी जी ने नमक उठाया था और फिर इसका नमक का कानून तोड़ा था। जो टैक्स लिया करते थे उस चीज़ को तोड़ा था इन्होंने। अब ये देखिए हम क्या समझे। तुमने एक रुमाल भिगो धोया है, अब तुम इसे जल्दी से सुखाना चाहते हो तो सोचो इसके लिए क्या क्या कर सकते हो। दूसरा, चाय बनाने के लिए मैं पानी में कौन सी चीज़ें डालते हैं, पानी में क्या क्या घुल जाता है। तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए थे, उन्हें जल्दी घोलने के लिए कुछ तरीके बताइए। अब यहाँ देखिए, यह अपेक्षा नहीं है कि इस उम्र के बच्चे वाष्पीकरण समझ सकते हैं या इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। साथ ही इसका एक अच्छा मौका है कि आप दांडी यात्रा के संदर्भ में भारत की आज़ादी की बात कर सकते हैं। आप उन्हें चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं, आप उन्हें वीडियो भी दिखा सकते हैं ताकि बच्चे क्या करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे, स्टोरी बनाएंगे, वो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे, घर पे पूछेंगे अपने। तो क्या हो जाएगा, उनका हिस्ट्री के प्रति भी या फिर ज्योग्राफी जब आगे उन्हें पढ़ेंगे तो उनमें एक इंटरेस्ट रहेगा, उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित रहेंगे वो जानने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए।